नेटवर्क के इश्यूज थे, तो जो भी प्रॉब्लम्स या डाउट रहे तो उनको जल्दी से आप प्लीज जल्दी से। कोई बेटा कल के सेशन में जो डाउट्स रह गए हो या पूरी बातचीत को समझ नहीं आई है तो शॉर्ट रिवीजन दे सकते हैं। फिर नया टॉपिक स्टार्ट, जल्दी बताइए बेटा। बच्चों यस टेल मी, कल के सेशन का कुछ रिकैप चाहिए आपको? वॉइस की बहुत दिक्कत हो रही थी। प्लीज रिस्पॉन्स, पता तो चले कि सही अभी नेटवर्किंग का कोई इशू तो नहीं है, सही तो चल रहा है सब। ये बादल आज भी बहुत है। एम आई ऑडिबल एंड क्लियर? ओके, तो कल के रिवीजन के लिए सबसे जल्दी से हम लोग शॉर्ट रिवीजन में लेंगे। जहां तक हम लोग रॉयल्टीज अकाउंटिंग को पढ़ चुके थे, उससे आगे कल हम लोगों ने सिर्फ 2 पॉइंट्स और डिस्कस किए। नंबर 1, एक एक चीज आ जाती है नजराना। बाकी आप सीख ही चुके हैं कि रॉयल्टी क्या है, फिर शॉर्ट वर्किंग क्या है, फिर शॉर्ट वर्किंग रिजर्व कैसे बनता है, ट्रीटमेंट कैसे होंगे। एक वर्ड आता है नजराना और ये अप्लाई होता है इन द बिजनेस ऑफ ब्रिक मेकिंग। जो लोग ईंट के भट्टे और इस सब पे काम करते हैं तो वहां पर ये अप्लाई होता है। और ये लैंड के अगेंस्ट में कुछ फिक्स अमाउंट ले लेते हैं। मिनिमम रेंट तो होता ही है बेटा, वो अलग है। एंड मिनिमम रेंट रेगुलर नेचर का होता है, ईयरली मंथली जैसे आप करते हैं वैसे होगा, और शॉर्ट वर्किंग उसी के हिसाब से निकलेगी जो आपने निकाली। ठीक ना, जो भी आपने एक्सट्रैक्शन किया तो उसके हिसाब से निकलेगी रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग। बाकी सारा प्रोसीजर से एक अमाउंट और चलता है, इसमें कस्टमरी है, परंपराओं के हिसाब से चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं नजराना। ये एक फिक्स्ड अमाउंट होता है एट द स्टार्ट ऑफ लीज, लैंडलॉर्ड लेता है। ठीक है, तो ये फिक्स अमाउंट एक होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि 30,000 जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, 30,000 का अमाउंट अगर नजराने की तरीके से लैंडलॉर्ड ले रहा है और हमारा लीज पीरियड इज ऑफ द 10 years, then this 30,000 is going to be distributed among 10 years। बस इतना काम करना है इसमें। पहली जर्नल एंट्री इसमें जब आप पेमेंट करोगे तो नजराना अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पेमेंट हो गया। अब ये नजराना अकाउंट क्रिएट हो गया और 10 साल की लीज है, तो ये नजराना हर 10 साल में 3-3 हज़ार रुपए 3-3 हज़ार रुपए P&L में ट्रांसफर होता चला जाएगा। ये एक सिंपल सी बात है, क्लियर? बाकी जितना पुराना मेथड है वो ऑल सच सेम है, उसमें कोई इशू नहीं है। वैसे ही मिनिमम रेंट रहेगा, वैसे ही रॉयल्टीज रहेगी, वैसे ही शॉर्ट वर्किंग रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? सिर्फ एक जो नजराना आ जाता है इन द ब्रिक मेकिंग बिजनेस, इट इज गोइंग टू बी एडजस्टेड ओवर द टोटल स्पान ऑफ लीज। लीज हमारा जितना पीरियड है इसके अगेंस्ट में उसका एडजस्टमेंट किया जाता है। इतनी सी बात, ये पॉइंट क्लियर? प्लीज कंफर्म, ये पॉइंट क्लियर? जल्दी से कंफर्म करिए भाई, क्योंकि कल की दिक्कतें थी उनको हम लोग पहले सेशन में जल्दी से कवर कर रहे हैं। इज दिस पॉइंट इज क्लियर? यस, ओके। ये तो एक बात हो गई। दूसरा कल हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किया था, दैट वाज द रिलेटेड विद कॉपीराइट्स। इन द केस ऑफ कॉपीराइट्स, अगर इस तरीके से पहले क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया था, अभी उसकी फिगर्स पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, केवल एक आपको आइडिया दे देना है, फिगर्स बाकी लोगों ने भी नोट किया तो वो उससे ले सकते हैं आप। तो
इसमें क्या होता है, in this case where the copyrights of royalty is going to be uh, taking into the consideration for the purpose of accounting, then ये जो कॉपीराइट्स है ये किसके अगेंस्ट है होगा, ऑथर्स लेगा, पब्लिशर्स के। तो ऑथर्स के साथ कुछ जो तय होगा दैट इज अगेंस्ट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, भाई हमको कुछ प्रॉफिट हो उसी में से तो हम कुछ हिस्सा देंगे। तो अगर इन केस हम पब्लिशर हैं और कोई ऑथर आता है हमारे पास, तो हम ये बोलेंगे हाँ भाई आपकी जो ये लिखी हुई बुक है ये जितनी बिकेगी तो उसमें से ये परसेंट हिस्सा हम आपको देंगे। अगर मान लीजिए तय हो जाता है 10%, ये आपकी रॉयल्टी बनेगी, ठीक, अगेंस्ट द बुक सोल्ड। जितनी किताबें हमारी बिकेंगी उनकी जो वैल्यू होगी उसके अगेंस्ट में 10% हम आपको देंगे फॉर द पर्पस ऑफ रॉयल्टी। ये तय हो गया। अब अगर ये तय हो गया है तब इसमें रॉयल्टी कैलकुलेट करने के लिए जो कल का हम लोगों का क्वेश्चन था उसमें था फाइंडिंग ऑफ द बुक सोल्ड। इस पे सारी बातचीत चली कि if the printed book number is such and such, then books given into the specimen such and such, then books wasted उनका नंबर सच एंड सच। तो ये 3-4 तरीके की फिगर आपको दी गई थी अंडर क्लोजिंग स्टॉक। 3 साल का या 4 साल का डेटा बनाया गया था, इसमें फिगर कुछ भी रख सकते हैं आप। ये 4 तरीके के हेड आप बना सकते हैं। द टोटल प्रिंटेड बुक्स इन दैट रेस्पेक्टिव ईयर, पहले कॉलम में ले लीजिए, दूसरे में ले लीजिए द बुक गिवन टू द स्पेसिमेन, जो ये पब्लिशर्स दे जाते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को, कुछ अच्छे टीचर्स को, इनको कि आप इनसे जो है बच्चों को पढ़ाइए, फिर रिकमेंड करिए, इंस्टीट्यूशंस को दे जाते हैं। तो ये उनके लिए तो वेस्टेज तो है नहीं, जो बिकेगा उसके अगेंस्ट रॉयल्टी देंगे। सेम विद द बुक विच इज वेस्टेड, जो बनने में पन्ने ऊपर नीचे हो गए, कुछ गायब हो गए, कुछ मिसप्रिंट हो गई, तो आगे भी बिकने के लिए बेकार है, वो वेस्टेड। और तीसरा जो क्लोजिंग स्टॉक बचा रह गया, टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड बुक्स, बिकॉज इन दिस केस देयर इज नो परचेज, परचेज तो होगी नहीं, आप खुद छापें। तो अगर परचेज होगी नहीं तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचा रह गया मीन्स वो बिका नहीं है, तो बिका नहीं है तो उस पर भी आप रॉयल्टी नहीं देंगे। तो ये जो तीनों फिगर्स थी मीन्स द बुक गिवन टू द स्पेसिमेन, द बुक विच इज वेस्टेड एंड द बुक्स विच आर इन द क्लोजिंग स्टॉक, इनको तीनों को जोड़ के आप डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम द प्रिंटेड नंबर ऑफ बुक्स, then you will get the number of the sold books. Okay, यहाँ तक की बात क्लियर? कोई डाउट? प्लीज बेटा आप रिस्पॉन्स आप लोग करते चलिए, क्योंकि ये पीछे की क्लास का काम है, इसको जल्दी से हम लोगों को, ठीक है? ओके, नो डाउट। Then this is the case of the first year, but in the second year what will happen? All the things are the same. The printed number of the books, उनका भी कुछ नंबर होगा, वेस्टेड का कुछ दूसरा नंबर होगा, स्पेसिमेन का भी कोई दूसरा नंबर हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक भी कोई दूसरा हो सकता है। तो ये तीनों आइटम तो घटेंगे इसमें, the book wasted, the book given into the specimen and the book in the closing stock. It is going to be deducted from the printed number of books. But the book which was in the closing stock of the earlier year, now it is become the opening stock of the second year. जो हमारे पास में पिछले साल में क्लोजिंग स्टॉक में बची रह गई थी बुक्स, that is going to be considered as the opening stock for the next year. तो दूसरे साल के लिए हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। मतलब मेरे पास इतनी किताबें पहले से छपी पड़ी हुई हैं, फिर इतनी मैंने और छापी, स्पेसिमेन में दे दी, हटा दीजिए, इसमें से ये मैंने जो है वो वेस्ट हो गई, उनको हटा दीजिए, और इसमें से ये क्लोजिंग स्टॉक था उनको हटा दीजिए। देन यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ द सोल्ड बुक्स। कुछ कुछ आपको रिवाइज में दिमाग में डाल लेना चाहिए, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट मेरा बनता है तो उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है ना, और ट्रेडिंग में आपके पास परचेजेस होती हैं, तो परचेजेस की जगह यहाँ पर आपके पास प्रिंटेड है, प्रिंटेड बुक्स। और क्लोजिंग स्टॉक बाहर होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपको हटा देना, तभी तो आपको सेल्स पता चलती है, ठीक है ना?
तो सिमिलर वैसा ही पैटर्न है, नथिंग एल्स। ये सेकेंड के ईयर में ये थोड़ा सा एक चेंज आ जाएगा। सेम विद द थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, जो भी आगे के ईयर हैं उनमें जो क्लोजिंग स्टॉक होगा अर्लियर ईयर का वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा उसके नेक्स्ट ईयर। बस इतना ही चेंज कर, और जैसे ही आपको द सोल्ड नंबर ऑफ बुक्स मिल जाएगा यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द कॉस्ट ऑफ बुक्स सोल्ड। वो बुक बिकी कितने की उसकी सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द टोटल अमाउंट ऑफ द सेलिंग। और इस पे जो आपका परसेंटेज तय है 10%, 8%, 15%, वट एवर एज पर द एग्रीमेंट और एज पर द क्वेश्चन, उसको कैलकुलेट कर दीजिए। इसी टोके बात समझ आ गई भैया सारे लोग? प्लीज इज इट क्लियर? जल्दी बताइए फिर हम लोग नए सेशन की ओर चलेंगे। यस सर। ओके। तो अगर ये बात अब क्लियर है तो हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं जल्दी से, जो आज का टॉपिक है हमारा। और आज के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया था डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। ये डिपार्टमेंटल अकाउंट्स होते क्या है? सबसे पहले तो ये जान लेना है कि ये है क्या भाई। ये क्या बोल रहे हैं आपसे, कि ये बोलते हैं आपसे कि एक कंपनी के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स अगर वर्क कर रहे हैं तो सबकी अलग अलग एफिशिएंसीज, अलग अलग कैपेबिलिटीज और अलग अलग स्टेक है। ये भी अगर हम जान जाएं then we can control and use our efficiency and capabilities in a better manner। अगर हम एक एंटिटी है पूरी, तो हमारे यहाँ जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं वो अपने अपने खर्चे भी कर रहे हैं, इनके यहाँ अपने अपने तरीके से काम हो रहे हैं। तो इनकी भी अगर हमको आउटपुट और प्रोडक्टिविटी पता चले तो बेहतर कंट्रोल हो पाएगा। तो ये पता चल पाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट, ये बात समझ आ रही है आपको, वाई डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एंड व्हाट इज द नीड ऑफ द डिपार्टमेंटल अकाउंट। ये बात आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है कि ये क्या हुआ है, कैसे होता है। हम जब एक एंटिटी है तो हम तो अपना एट द एंड ऑफ द ईयर P&L और बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट बना देंगे इफ आई एम अ कंपनी। तो वही काम का है और वही चाहिए गवर्नमेंट को भी और बाकी सबको भी। तो हम डिपार्टमेंट से डिफरेंट अकाउंट्स क्यों बनाएं? अगर मेरे यहाँ 6 डिपार्टमेंट चल रहे, हम इसलिए बनाए कि हमको ये पता चलेगा और हमारे जो कंट्रोलर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं दे आर in better position to know what is the functioning of the departments in concern with the money deployed in, and what they are producing, what result and what type of productivity they are producing। ये हमको पता होना जरूरत है। ये हम जान पाएंगे कि किसी डिपार्टमेंट में अगर 6 कर्मचारी हैं तो उनकी सैलरी इतनी हो गई, बाकी इनके खर्चे ये सारे इतने, क्या एफिशिएंसी है इनकी। वो कुछ बेच तो नहीं रहे हैं, लेकिन हम अगर ये मान लें कि वो 1000 प्रोडक्ट उनके डिपार्टमेंट से रन होके जाता है और जो उनके सारे खर्चे हैं तो हम अंदाजा तो लगा सकते हैं कि पर पीस या पर प्रोडक्ट या पर लॉट ये कितना खर्चा क्रिएट कर रहे हैं फॉर द कंपनी, और उसके अगेंस्ट में प्रोडक्टिविटी कितनी है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ये सारा आप लोगों को क्लियर हो रहा है जो बोल रहा हूँ कि डिपार्टमेंट्स की अपनी एफिशिएंसी इन द टर्म्स ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स मींस अ बेटर कंट्रोल। और एक ऐसी एंटिटी की कल्पना कीजिए वेयर और जनरली होता है कि डिपार्टमेंट्स आर द इंटरलिंक्ड, द प्रोडक्ट इज द अल्टीमेट थिंग प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी और व्हाट सर्विसेज दे आर डिलीवरिंग इज द अल्टीमेट, but in the process or while providing such product or services there are different departments which are interlinked in a business concern। इनके आपस में इंटरलिंक है, आपको तो फाइनल प्रोडक्ट मिलना है
अब उसका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहा है वो अपने ढंग से काम कर रहा होगा, फिर उसका प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट वो अपने ढंग से काम कर रहा होगा। प्रोसेसिंग में भी दो तीन तरीके के अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। अगर हम लोग केवल एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ले लें तो उसका खरीदने वाला डिपार्टमेंट एक अलग होगा, और टेक्सटाइल्स में लेने के बाद में अगर वो शर्ट या पैंट बना के दे रहे हैं तो अब यहाँ से डिपार्टमेंट दूसरे हो जाएंगे। कोई कटिंग डिपार्टमेंट होगा तो केवल कपड़ों को काट रहा होगा, फिर स्टिचिंग डिपार्टमेंट होगा, फिर कोई काज बटन लगाने वाला होगा, कोई प्रेस करने वाला होगा, फिर कोई पैकेजिंग होगा। समझ आता जा रहा है आपको? तो इनके अपने खर्चे या इनका अपना, अब जिसके यहाँ अगर ये एक असेंबली लाइन में है तो एक ने प्रोसेस किया और आगे बढ़ाया, तो हम ये बेहतर जान पाएंगे कि अप टू द लेवल ऑफ इफ देयर इज ए बी सी डी फोर डिपार्टमेंट, तो व्हाट वी आर इन्वेस्टिंग अप टू द लेवल ए, ये हम जान सकते हैं, एंड व्हाट वी आर इन्वेस्टिंग अप टू द लेवल बी, ये भी हम जान सकते हैं अगर हम अलग अलग अकाउंटिंग करेंगे डिपार्टमेंट्स की। फिर उनकी प्रोडक्टिविटी से उसको मैच करा सकते हैं। ये इतना खर्चा कराता है लेकिन ये एक प्रोसेस में 1,000 पीस जो है वो ट्रांसफर कर देता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय 1,000 पीसेस इफ वी आर प्रोड्यूसिंग इन द पीसेस, तो कॉस्ट पर पीस अगेंस्ट डिपार्टमेंट ए ये पता चल जाएगी। सेम विद द बी, सेम विद द सी एंड सेम विद द डी, and the time spent and the labor spent, then we can know the ratios। ये कैसे जो ये हमारे टोटल खर्चा अगर हम मान ले टोटल लेबर का है तो कौन कितना कंज्यूम कर रहा है, इसमें कितनी लेबर लग रही है। फिर हम ये भी दे सकते हैं कि प्रोडक्शन का जो हमारा चार्ट बना हुआ है, इस प्रोडक्शन के चार्ट में क्या इतनी लेबर या इतना टाइम इस डिपार्टमेंट को लगना चाहिए था। कंट्रोल मैकेनिज्म, वी कैन डेवलप अ कंट्रोल मैकेनिज्म, इससे हमारा कंट्रोल मैकेनिज्म अच्छा हो जाता है। वी हैव सम एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, यहाँ पर इतना होना चाहिए था, कुछ स्टैब्लिश स्टैंडर्ड होंगे आपके पहले से प्रिज्यूम्ड, एस्टिमेटेड, और ये आपने अपनी अकाउंटिंग से निकाल लिया। देन यू कैन कंपेयर विद द रिजल्ट व्हिच यू हैव ऑलरेडी प्रेडिक्टेड और assumed or estimated, then you know when the deviations between the projected results against the result actually produced। डिपार्टमेंट अकाउंट हमारी यहाँ भी मदद करेगा। सेकेंड, कोई डिपार्टमेंट अगर सी है तो उसके पास कुछ गुड्स का इनफ्लो ए से भी है, कुछ गुड्स का इनफ्लो बी से भी है, कुछ गुड्स का इनफ्लो सी से भी है, और वहां पर एक ऐसा कंपोजिट मटेरियल या प्रोसेसिंग है कि जब तक इन तीनों से हमको वो रेस्पेक्टिव एड नहीं मिल जाती, द डिपार्टमेंट डी विच इज गेटिंग एड विद द ए बी सी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर इन देयर ऑपरेशन। तो द टाइम consumed by the B, the time consumed by the A and C is the prime factor for the department D, and the money consumed also। आपको डिपार्टमेंट अकाउंटिंग के यूजेस और उसके एडवांटेजेस इस पर हम केवल अभी डिस्कस कर रहे हैं, अकाउंटिंग पैटर्न पर अभी गए नहीं है, क्योंकि जब बेस क्लियर हो जाता है तो अकाउंटिंग बहुत आसान है। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो जब हम ये अकाउंटिंग कर पाएंगे तो मेरे पास डेटा होगा, वेरीफाइएबल डेटा, जो पर डिपार्टमेंट की अपनी प्रोडक्टिविटी अगेंस्ट देयर एक्सपेंस वो क्लियरली डिटरमाइन करेगा। इस बात को मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, फाइनली बोलिए उनको डिटरमाइन करेगा, मतलब यू कैन असेस द कैपेबिलिटी और द प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी डिपार्टमेंट, नंबर वन। Second, you can compare the productivity and capability among the departments। तो आपको पता हो गया कि इनका इतना खर्चा है, इनकी इतनी प्रोडक्टिविटी है। अब आप ये भी बोल सकते हो कि डिपार्टमेंट ए इज मोर गुड देन द डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट बी इज मोर बेटर देन डी, ये भी अब आप कर सकते हैं क्योंकि अब आपके पास वेरीफाइबल डेटा है। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, कंपैरिजन अमंग द डिपार्टमेंट। तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, you can compare your departments
data and productivity with the concerns which are in the business of similar nature. अगर एक कार बनाने वाली कंपनी है तो उसके यहाँ भी सिमिलर वैसे ही डिपार्टमेंट होंगे कि कोई चेसिस बना रहा होगा, तो कोई इंजन चढ़ा रहा होगा, तो कहीं टायर लगाए जा रहे होंगे, तो कहीं कलरिंग हो रही होगी। ठीक, तो यही प्रोसेसिंग उनके डिपार्टमेंट होंगे फॉर एग्जाम्पल। तो दूसरी है तो आप उनका इंटर कंपैरिजन कर सकते हो कि कंपनी ए में इस डिपार्टमेंट में इतना खर्चा आ रहा है, तो कंपनी बी इस पर कुछ ज्यादा कर रही है, क्यों? ये कब आप कर पाएंगे? व्हेन यू हैव डेटा रिगार्डिंग इट। तो इसलिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग द कंट्रोलिंग द डिपार्टमेंट। और जब आप ये कंट्रोल कर पाएंगे व्हेन यू हैव द डेटा रिगार्डिंग इट, तो आप अगला काम क्या कर सकते हो? बिकॉज पर्सन्स आर वर्किंग इन द डिपार्टमेंट, इफ एनी डिपार्टमेंट इज परफॉर्मिंग वेल, तो आप उनके जो काम करने वाले मैनेजर्स हैं, लोग हैं, इनको आप अप्रेस कर सकते हो, इनकी सैलरीज बढ़ा सकते हो, इनको कोई अगला इनकरेजमेंट बूस्ट दे सकते हो, कोई रिवार्ड या रिकग्निशन आप दे सकते हो। ठीक, अगर आपको लगने लग जाए कि डिपार्टमेंट सी से पहले जो डिपार्टमेंट बी है, अगर इसका काम थोड़ा तेज हो जाए तो मेरी जो टोटल प्रोडक्ट लाइन है इसमें और स्पीड आ सकती है, देन यू कैन ऑफर सम more incentive or you can offer some more commissions to department B to upgrade their working performance standard or create some momentum or speed in it। ये हो रही है ये सारी बात। क्यों चाहिए? पहले तो मुझे ये पता भी तो होना चाहिए ना कि डेटा के और फिगर्स के हिसाब से कि कौन कैसा काम कर रहा है, किसकी क्या प्रोडक्टिविटी है, तब हम बात कर सकते हैं कि हाँ आपने अच्छा काम किया, आप ये इनाम ले लीजिए, आपने ये थोड़ा कमजोर काम किया, आप ये इनाम मत लीजिए, आपको दंड लगाया जाएगा। या जिनसे मुझे लालच हो, मेरे पास कोई ऐसी सप्लाई है कि जिससे मुझे जल्दी काम करना है और मुझे पता चल गया कि इसमें इनकी वर्किंग कैपेसिटी का रेशियो 60 है, हाँ ठीक है इनको बूस्ट रखो, लेकिन ये 40 है, अगर ये पीछे रह जाएंगे तो 60 वाला काम नहीं कर पाएगा, तो उनको कुछ इंसेंटिव बढ़ाइए 40 वाले। You can use the data provided by the departmental accounting in the various ways as per the needs and as per your requirement। कुछ एग्जांपल के साथ हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की कि डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाए क्यों जाते हैं, सेकेंडरी उनके यूजेस क्या। आपको इस पर कितनी डिस्कशन पर, शॉर्ट डिस्कशन पर कोई क्वेरी अगर आपकी बनती है तो देन यू कैन आस्क, देन वी प्रोसीड फर्दर। पहले आप पूछ लें फिर हम लोग। यस, एनी क्वेरी? नो? ओके, तो ये तो कथानुमा बात थी, ये सारी बातचीत तो बिल्कुल क्लियर अच्छे से हो गई। अब उसमें जो 2 लाइन का एक वर्ड था, ये फिगर्स और डेटा पता हो जाएगा तो इसका हम बड़ा यूज करेंगे। अब ये फिगर और डेटा पता करने के लिए पूरी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। एक डिपार्टमेंट का आउटपुट दूसरे डिपार्टमेंट के लिए क्या हो सकता है? उसका इनपुट हो सकता है, जिसको हम इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर भी बोल सकते हैं, नंबर 1। सेकेंड, दूसरी चीज क्या हो सकती है कि जब आप इन अकाउंट्स को बनाएं तो 2 तरीके के मेथड्स काम करें। या तो पूरा आप सेपरेट बनाइए और उनकी बैलेंस शीट भी आप क्या करें, ला एट द एंड ऑफ द ईयर उनको कंसोलिडेट करें। एक ही मेथड, या डिपार्टमेंट ए बी सी डी, जितने भी आपके यहाँ डिपार्टमेंट हैं इनकी अलग अलग अकाउंटिंग करिए, इनका P&L अलग अलग बनाइए, ठीक, इनकी बैलेंस शीट अलग बनाइए, और एट द एंड ऑफ ईयर, क्योंकि डिपार्टमेंट तो अपने आप के रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है,
और आपने इनकम टैक्स भी पढ़ा है कि अगर आपको कुछ कमाना है तो आपने नहीं पढ़ा। सेकेंड, ओके। तो बात ये है कि डिपार्टमेंट तो अपने आप में कोई कंपनी है नहीं, तो एट द एंड जितनी भी उनकी बैलेंस शीट या पी एंड आना है वो कंपनी के अकाउंट में आपको ले जाके मिला देना है, कंसोलिडेट करा है, क्योंकि वो तो सब कंपनी के लिए है ना। अगर डिपार्टमेंट ए का जो भी एसेट है वो है तो कंपनी की, आखिरी में सारी आप जोड़ देंगे एक जगह पर ले जाके, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ द अकाउंट्स। उनको एक जगह पर कंसोलिडेट कर दीजिए आप, तो वो कंपनी के अकाउंट बन जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं डिपार्टमेंट ए में, बी में, सी में 3 तरीके की मशीनरी है, तो उनको आप अलग अलग कैलकुलेट करिए, उनका डिपार्टमेंट वाइज उनका अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाइए, उनकी वैल्यू अलग अलग आ जाएगी बैलेंस शीट में। और फाइनली जब आप अपना एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आ जाए तो एक P&L बनाइए, उसमें 3 जगह का डेप्रिसिएशन जोड़ दीजिए, इनर कॉलम में उसका नोट दे दीजिए कि दिस मशीनरी ऑफ डिपार्टमेंट ए, दिस मशीनरी ऑफ डिपार्टमेंट बी, दिस मशीनरी ऑफ डिपार्टमेंट सी, टोटल डेप्रिसिएशन दिस। सेम विद द एसेट साइड, दिस मशीनरी ऑफ डिपार्टमेंट ए आफ्टर डेप्रिशिएटिंग, दिस इज बी, दिस इज सी, और टोटल मशीनरी और प्लांट आपकी एंटिटी का बन गया, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। एक तो ये मेथड कि सबके आप अलग अलग बनाएं और आप ले जाके मिला दें। दूसरा, कॉलम वाइज, कॉलम ही अलग अलग बना के चलें, फिर बस सबका कॉलम ही अलग बना दें तो कोई झगड़ा नहीं। ये एक मेथड। ठीक, सेकेंड मेथड इज द कॉलम वाइज डिपेंडेंट। एक आइटम आपने लिया तो उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट ए का हिस्सा है, जो डिपार्टमेंट बी का है, जो सी का है, जो डी का है, वो आप डाल दीजिए, टोटल आ जाएगी। ठीक, वो परचेज बुक हो या सेल्स बुक हो या कोई भी चीज हो, कोई भी आपके अकाउंटिंग एंट्री का कोई भी ऐसी हेड हो सकता है कि उस हेड में डिपार्टमेंट ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी, डी, जितनी आपका डिपार्टमेंट है, एक कॉलम वाइज सबको अलग अलग डालते जाइए और एक टोटल है आखिरी में, तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के हिसाब से टोटल परचेजेस इतनी है, जिसे परचेज ऑफ ए, परचेज ऑफ बी, परचेज ऑफ सी, परचेज ऑफ डी अलग अलग। ठीक, ये जब आप क्वेश्चन देखेंगे तब आपको और समझ आने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे डिपार्टमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट, ऐसा हो सकता है कि अपने आप में इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अल्टीमेट आउटपुट है, तो जो डिपार्टमेंट बी के लिए परचेज है वो डिपार्टमेंट बी के लिए, ए के लिए सेल है, मतलब एक का क्लोजिंग स्टॉक दूसरे के लिए ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि अब हम उनकी अलग अलग अकाउंटिंग कर रहे हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को जानना चाह रहे हैं, दैट इज वाई। तो हमारा डिपार्टमेंट ए का सेल है या जो इंटर ट्रांसफर हुआ वो दूसरे के लिए वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ये हम लोग जब अभी करेंगे तो इसको देखें। ठीक है, ये दो मेथड काम करते हैं बेटा, इस हिसाब से आपकी डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में काम शुरू होता है। अब ये तो आपने मेथड जान लिए। अब कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो कॉमन है। भाई मान लीजिए अगर कोई कंपनी एक्स है, उसके अंदर में 4 डिपार्टमेंट है, तो बिजली के बिल का जो मीटर लगाया बाहर, वो तो जो कंसर्निंग इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी आएगी वो उस मीटर से अपना देखेगी कि कंजम्पशन, और उस हिसाब से आपको बिल पे करना है। उसको क्या मतलब डिपार्टमेंट ए ने कितना किया, बी ने कितना किया, सी ने कितना किया, डी ने कितना किया, ये तो आपका इंटरनल मैनेजमेंट है। आर यू गेटिंग? सेम, if the total premises of that factory or the business enterprise is taken on rent, तो जो लैंड लॉर्ड आएगा उसको अपने किराए से मतलब है। अगर लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी किराया है तो वो अपना महीने का किराया लेके जाएगा, उसको उससे क्या मतलब, क्या है, 4 डिपार्टमेंट है कि 6 है कि 1 है कि 1 नहीं है, कोई मतलब है नहीं है। तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अमंग द डिपार्टमेंट।
बात समझ आती जा रही है? आप ये तो जान लेंगे, फिर बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप ये तो जान लेंगे कि डिपार्टमेंट बी के पास ए से जो सामान आया उसकी कॉस्ट कितनी है, तो आप जान जाएंगे कि रॉ मटेरियल कितना लगा, लेबर कितनी लगी, तो ये कॉस्ट अब बन गई है, तो ये हमारे लिए अब ओपनिंग हो गई। तो इसमें हमने जो ऐड किया वो आगे हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक, ये तो आप जान लेंगे। लेकिन अब अगर एक बत्ती जल रही है, या एक दूसरा एग्जांपल जो मैंने आपको दिया कि रेंट हो गया, तीसरा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि सिक्योरिटी पर्सनल है। सिक्योरिटी पर्सनल में अगर 6-7 लोगों की टीम और एक स्टाफ है, तो वो क्या एक डिपार्टमेंट को देखेगा, दूसरे को नहीं देखेगा? अगर पूरी फैक्ट्री को देख रहा है, नहीं, पूरी फैक्ट्री को देखेगा। नाउ द सैलरी इज पेड टू देम, तो उसको भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना ना, क्योंकि अब तो आप डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग निकाल रहे हो, वो सारे डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं, सेम बिजली भी सारे डिपार्टमेंट में जल रही है, सेम किराया भी सारे डिपार्टमेंट के लिए ही तो है, तो इनका एलोकेशन, नाउ दीज एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड अमंग द डिपार्टमेंट। और ध्यान से सुन लीजिए, एक्सपेंसेस इन होल है अगेंस्ट द एंटिटी, जो आपकी एंटिटी है उसके अगेंस्ट में एक्सपेंसेस आर इन होल, सम वैल्यू, तो सबका सम है। नाउ यू हैव टू एलोकेट अगेंस्ट द डिपार्टमेंट, क्योंकि आपको तो डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी चाहिए, कंपनी की तो आपको मिल ही जाएगी, कंपनी की तो आप नॉर्मल बनाया ही करते थे, वो तो आपने पढ़ाई है। हाँ, इतने की बिजली इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डाल दो P&L में, कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन अगर अब आपको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, तो जो खर्चे कॉमन नेचर के हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, एंड देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। उनके लिए कोई बेसिस होना चाहिए, आपके पास कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे बांटेंगे? ठीक, कैसे बांटेंगे? जल्दी बताइए, कैसे बांटेंगे? मान लो कोई रेंट है या कोई म्युनिसिपल टैक्स है, इनको कैसे बांटे हम लोग? अगर डिपार्टमेंट में बांटना है, मैं बोल देता हूँ कि एक फैक्ट्री है, उसमें ABCD 4 डिपार्टमेंट है, और उस फैक्ट्री का किराया 2 लाख रुपए है। आप बांटिए, आप कैसे बांटेंगे? रेशनल, रेशनल लॉजिक, तो चैलेंज ना हो। रेशनल लॉजिक क्या हो सकता है इसका? भाई सीधी सी बात है, किसने कितना लिया, किसने कितना हिस्सा यूज किया। तो जो अगर रेंट की बात हो रही है या म्युनिसिपल टैक्सेस की बात हो रही है, तो फ्लोर एरिया ऑक्युपाइड बाय द डिपार्टमेंट। हमारा मान लेते हैं अगर 1000 गज का प्लॉट है जिसपे मेरी फैक्ट्री रन हो रही है, उसमें ये 4 डिपार्टमेंट है, ठीक है, जरूरी सब 250-250 मीटर का हिस्सा लेके बैठे होंगे, तब तो आप इक्वली प्रोपोर्शनेट उस रेंट को बांट सकते हो, 50,000 50,000 50,000 50,000। ऐसा तो होगा नहीं बेटा, कोई लेके बैठा होगा 300 मीटर का एरिया, कोई लेके बैठा होगा 400 का, किसी के पास 200 ही होगा, किसी के पास 100 ही हो। अगर सबको बराबर बांट दोगे तो 100 वाला चिल्लाएगा कि इतना तो हम यूज ही नहीं करते यार, ये मेरे ऊपर खर्चा क्यों डाला हुआ है? भाई जितना हम यूज कर रहे हैं उसको पोर्शन में दो। एग्री? तो वो रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोर एरिया ऑक्युपाइड और फ्लोर एरिया यूज्ड, दैट इज द बेसिस। तो कुछ बेसिस हैं जो इनको आपको फटाफट अगर मैं बोलता जा रहा हूँ तो आपको साथ ही साथ उनको नोट डाउन भी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आगे आपके लिए यूजफुल हो जाएंगे। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोर एरिया ऑक्युपाइड क्या क्या चीजें आपकी बढ़ सकती हैं? टैक्सेस, कौन से टैक्स? म्युनिसिपल टैक्स, रेंट गिवन टू द लैंडलॉर्ड, ये सारे बढ़ सकते हैं। देन सेल्स की बेस पर कौन कौन से खर्चे आपके बढ़ सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द सेल, ऑन द बेसिस ऑफ द सेल आपके कौन कौन से खर्चे बढ़ सकते हैं? एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, एक अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है,
तो टीवी भी बना रही है, रेफ्रिजरेटर भी बना रही है, वॉशिंग मशीन भी बना रही है, और इस तरीके के कई सारे 5-6 प्रोडक्ट्स बना रही है। अब उन्होंने अपना डिपार्टमेंटलाइजेशन जो कर रखा है वो प्रोडक्ट वाइज कर रखा है, लेकिन वो ऐड आ रहे हैं उनके जो, या जो उनकी सेल्स फोर्स काम कर रही है, या जो उन्हें कमीशन बांटना पड़ रहा है, तो कंपनी अपने लेवल से बांट रही है ना। ये थोड़ी कर रही है कि ये टीवी वालों के लिए है तो ये इनके वालों के लिए। अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक में ही जाएगा, प्लीज नोट डाउन। अगर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है, तो फिर वहां पर आपको सेल्स का रेशियो लेना पड़ेगा कि किसकी कितनी सेल्स है, व्हाट इज द टोटल सेल्स अगेंस्ट द सेल्स ऑफ सच डिपार्टमेंट। Then you will get the ratio and the expenses which are in connection with the sales. इसके आधार पर आप उन एक्सपेंसेस को एलोकेट करें। क्लियर क्लियर हो रही है बेटा? इस सेल्स के बेसिस पर कौन कौन से खर्चे हमारे एलोकेट होंगे? आप पूछ लीजिए, जहां डाउट हो तब तो आगे बढ़ा जाए। प्लीज, एनी क्वेरी? नहीं तो सेल्स वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपके से बातचीत होगी कि सेल्स के बेस पर मेरे खर्चे हो सकते हैं जो एलोकेट होंगे। दैट इज द सेल्स कमीशन, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, सैलरी ऑफ द सेल्समैन, सेल्स एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे आपके अगेंस्ट द सेल्स ऑफ सच डिपार्टमेंट्स ये बढ़ जाएंगे। समझ आ रहा है ना अच्छे से आपको? अब अगर एक एडवर्टीजमेंट का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन द केस ऑफ एडवर्टीजमेंट आप अधिकतर देखते होंगे तो एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले लें सिंपली LIC का, तो अगर LIC एक सिंपल एड दे रही है कि LIC में आइए, बीमा कराइए तो जीवन की सुरक्षा है, और उसने अपने LIC पॉलिसीज को एज प्रोडक्ट अलग अलग उसमें बांट रखा है कि ये इस तरीके की पॉलिसी डिपार्टमेंट है, इतनी पॉलिसी डिपार्टमेंट बी, इतनी पॉलिसी डिपार्टमेंट सी, और ऐड आ रहा है एक कॉमन कि LIC से आप बीमा कराएं तो आप सुरक्षित हैं, तो वो डिपार्टमेंट की सेल के हिसाब से एडवर्टीजमेंट बढ़ जाएगा। अगर पर्टिकुलर ऐसा ऐड आ रहा है कि आप LIC की फला पॉलिसी करा लीजिए, उसी को ऐड कर रहा है केवल, तो डायरेक्ट उस डिपार्टमेंट में जाएगा। दैट इज द स्पेसिफिक एक्सपेंस। क्लियर हो रहा है? एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं हम लोग। अगर पतंजलि आती है और ये बोलती है कि हम आयुर्वेद में सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और इनको लीजिए तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, ठीक, तो फिर वो जो उन्होंने अगर बना रखा है अपना कोई डिपार्टमेंट्स, अगर उन्होंने अपने मेडिसिन में भी अंदर बांट रखे हैं, ठीक है, तो उनमें बढ़ जाएगा। और अगर आके वो स्पेशली बोलते हैं कि नहीं कोरोनिल ले लो, ऐसा ऐड आ रहा है कि च्यवनप्राश ले लो, तो फिर वो स्पेसिफिक उसी में जाएगा उस डिपार्टमेंट। ये एग्जाम्पल के लिए क्लियर हो रही है बात? तो जो खर्चे सेल्स के बेसिस पे बढ़ते हैं, अगर वो जनरल नेचर के हैं तो अगेंस्ट द सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। जो प्लेस और फ्लोर एरिया के हिसाब से बढ़ते हैं वो खर्चे कौन से हो सकते हैं आपके? द रेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, द टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, ये सब। नाउ द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये किस बेस पे बेटा बढ़ते हैं चाहिए? सब मीटर नहीं लगा है, अगर सब मीटर लगा है तब तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं, सबका अपना अपना सब मीटर लगा है। सब मीटर नहीं लगा है मान लीजिए, अब कैसे बांटेंगे आप? वो आप महीने में आके आपको 2 लाख तक में पकड़ा जाता है फैक्ट्री का। तो 4 डिपार्टमेंट आपके यहाँ चल रहे हैं और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आप करना चाहिए। Then what will be the basis? Is floor area is the base? नहीं हो सकता। हो सकता है किसी ने फ्लोर एरिया बहुत ऑक्यूपाई कर रखा हो तो उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो सकता है किसी ने फ्लोर एरिया बहुत कम ऑक्यूपाई कर रखा हो लेकिन उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत हाई हो। दैट डिपेंड्स on the nature of the job and the nature of the work performing by such department.
उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो इसके बेसिस बनते हैं आपके लिए द नंबर ऑफ पॉइंट्स, हाउ मच पॉइंट्स सब मीटर लग जाए, दैट इज द बेस्ट। सब मीटर का आपको जल्दी कॉन्सेप्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में जब भी कोई बात मिलेगी तो ऐसे ही मिलेगा। द नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने वहां पे पॉइंट है जलाने वाले, उतारने वाले, और आपके प्लग्स, इनके बेसिस पे, और द वोल्टेज कंज्यूम्ड, कितना वोल्टेज को कंज्यूम कर रहे हैं, इसके बेसिस पे। अगला ले लेते हैं हम लोग, दैट इज द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक बड़ा चार्ज होता है आपके लिए। हाउ इट इज गोइंग टू बी, ये कैसे बढ़ने वाला है। नाउ द इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स, कि बिजनेस में है तो इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स ही होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी आती है तो आपने तो अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है ना। अब इंश्योरेंस एक खर्चा होता है, आप उसको P&L में डेबिट करते हो। और अगर हमें ये जानना है कि हर डिपार्टमेंट का खर्चा अलग अलग है, देन on what basis we are going to distribute this expense among the different departments, इनको कैसे बांटे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। on the basis of the stock we are using। भाई आप बोलोगे कि मेरा जो स्टॉक टर्नओवर है वो साल का 1 लाख क्विंटल है, तो उसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रीमियम डिसाइड करेगी और आपके ऊपर उस प्रीमियम को इम्पोज करेगी। यू आर गोइंग टू पे इट रेगुलरली इन द मोड वट एवर इट इज डिसाइडेड, आप देना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर इसके हमें डिपार्टमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, then the basis is the stock consumed of the stock of the used by the department in the given period of such insurance। वो इंश्योरेंस जिस पीरियड के लिए है उसमें कौन कितना स्टॉक कंज्यूम करता कहाँ पे कितना स्टॉक जा रहा है ना। एक हमारा स्टॉक डिपार्टमेंट है, वो तो उसने रॉ मटेरियल ले लिया, वो 4 डिपार्टमेंट को स्टॉक दे रहा है, क्योंकि हमारा बीमा तो स्टॉक के अगेंस्ट में, जिसने 30% लिया उसके इससे 30% खर्चा डाला जाएगा प्रीमियम का, जिसने 40 लिया उसके लिए 40 डाला जाएगा। ऐसे रेशियो बना के आप उसको डालेंगे। अगले खर्चे को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। एक तो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, जो पीछे आपने डिस्कस कर ली, पॉइंट के हिसाब से आप बांट लेंगे। अब एक है इलेक्ट्रिक पावर, बड़ी बड़ी मशीन चलती है, कुछ और चलती है, इनके लिए आपको पावर अलाउ करानी पड़ती है। देखते हो आप उनके यहाँ जो भी अगर कोई बड़ी चक्की चल रही है, कुछ चल रही है, तो एक अलग सिक्योरिटी लाइन आती है, हमारे आपके होम कंजम्पशन से अलग। इट इज द पावर। ये जो पावर कितना कंज्यूम कर रहे हो, वो डिपार्टमेंट्स अलग अलग कंजम्पशन ऑफ पावर ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स which is based on the machines they are using। आपको पता होगा इनके यहाँ पे यार 2000 वोल्ट वाली मशीन चलती है, अगर वो 2 घंटे चलती तो ये पावर कंजम्पशन है। तो टोटल जो चार्ज आएगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द पावर कंजम्पशन और बाय द सेपरेट मीटर। ठीक, क्योंकि ये बड़ा खर्चा है। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक पावर। नाउ द डेप्रिसिएशन, यस डेप्रिसिएशन कैसे काटा जाए। यस डेप्रिसिएशन कैसे कटे, on the basis of the plant and value of machinery।
किस डिपार्टमेंट में कितना प्लांट, कितनी मशीनरी है, वहां का होने वाला डेप्रिसिएशन उनके मध्य चढ़ा दिया जाए। आप यूज कर रहे हैं ना उस मशीन और वो मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है और डेप्रिसिएशन खर्चा है, तो आपके हिस्से में डाल दिया जाए उस डिपार्टमेंट के, लास्ट में तो कंसोलिडेट हो ही जाएगा। ये बात कोई कॉमन एसेट है, कॉमन एसेट इसमें कौन सी हो सकती है? आपकी कोई बिल्डिंग, यहाँ पे काम कर रहे हैं, उस बिल्डिंग में फ्लोर एरिया आपको एरिया वाइज आप करना पड़ जाएगा। बिल्डिंग अगर डेप्रिशिएट हो रही है तो उसका कितना कितना कौन हिस्सा यूज कर रहा है, उस हिसाब से डेप्रिशिएशन को बांट दीजिए। अगला पॉइंट हम लोग लेंगे सैलरी ऑफ द फैक्ट्री मैनेजर। ये चाहेंगे कि इस पॉइंट को थोड़ा आप लोग डिस्कस करें। सैलरी ऑफ द फैक्ट्री मैनेजर, प्लीज बेटा। कुछ भी कठिन नहीं है, तो पहले डिस्कस हुआ है, उसी में आपको सारे रास्ते मिल जाएंगे। आपको देखना क्या है, ये जो मैनेजर है क्या केवल एक ही डिपार्टमेंट का है? एक ही डिपार्टमेंट का काम अगर देख रहा है तो उस डिपार्टमेंट के मध्य उसका खर्चा जाएगा। अब अगर वो वेरियस डिपार्टमेंट्स के काम देख रहा है, एक ही मैनेजर है और वेरियस डिपार्टमेंट्स के काम देख रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको इसका जो वर्किंग आवर्स है वो वर्किंग आवर किस डिपार्टमेंट में कितनी देर का है इस रेशियो में बांटना पड़ेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई हैव सेड? यस प्लीज रिस्पॉन्स। बात समझ आ रही है जो बोली मैंने? बताइए बेटा। जो फैक्ट्री का मैनेजर है अगर वो रिस्पेक्टिव है इस बात के लिए, उसी डिपार्टमेंट के लिए केवल एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो वो उसी डिपार्टमेंट में खर्चा चला जाएगा। अगर वो फैक्ट्री का मैनेजर पूरी फैक्ट्री के लिए है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसने किस डिपार्टमेंट में कितना समय देता है, क्योंकि आप उसको पेमेंट तो उसकी काम करने के घंटे के हिसाब से दे रहे हैं ना, उसकी तो वही प्रोडक्टिविटी है। आखिरी में जो आप उसको पेमेंट कर रहे हो उसमें तो मेन क्राइटेरिया तो यही है कि आपने मेरे यहाँ इतने घंटे काम किया, इसके अगेंस्ट में ये सैलरी बनती है। उन घंटों को उसने कहाँ बांटा, डिपार्टमेंट ए ने कितना समय दिया, बी ने कितना दिया, इसके बेस पे बढ़ जाए। नाउ वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस। वर्कमैन कंपनसेशन क्या होता है कि आपके यहाँ फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, एक तो इंश्योरेंस हो गई पूरी लाइफ की, एक होती है वर्कमैन कंपनसेशन कि उनका हम मान लो फैक्ट्री में काम करते समय कुछ दिन के लिए बीमार हो जाए तो उनकी सैलरी तक भी जाती रहे। इसकी हो सकती है कोई चोट लग जाए, कोई चपेट लग जाए, ठीक, उसके लिए या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या उनको अगर हटाया जा रहा है तो उसके लिए कुछ अलग से कंपनसेट किया जाए। मीन्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस व्हिच आर नॉट यूजुअली गोइंग टू हैपन और व्हिच क्रिएट सम जॉब ऑब्स्टिकल्स अमंग द लेबर्स, वो उनको कंपनसेट करना पड़ता है। किसी को चोट लग जाए, किसी को कुछ और हो जाए काम में, वो उतने दिन बेचारा काम नहीं कर पाएगा, तो उनके बेसिस पर कुछ कंपनसेशन क्राइटेरियाज हैं जो उन्हें हमें कंपनसेट करना है। These are the part of the labor welfare schemes. लेबर वेलफेयर स्कीम का ये सब हिस्सा है। तो ये मुझे किस पे बांट देना चाहिए? अगर पूरी फैक्ट्री में इस पे भी प्रीमियम्स पड़ते हैं तो अगर इनके लिए पैसा आपको देना पड़ता है प्रीमियम का वर्कमैन कंपनसेशन में, तो इसको आप किस रेशियो में बांट दीजिए, जिसके यहाँ जितने लेबरर होंगे जिस डिपार्टमेंट में, उसके यहाँ कंपनसेशन होने का उसी रेशियो में चांसेस ज्यादा होंगे।
तो जिसके यहाँ जितने ज्यादा लेबर होंगे उतनी ज्यादा वो वेजेस दे रहा होगा। तो अगेंस्ट द वेजेस, against the ratio of the wages of the different departments. ठीक। अब आपके अगर प्रेमाइसेस की इंश्योरेंस है तो प्रेमाइसेस की इंश्योरेंस में फिर वही बात आ जाती है कि उसको भी आप बांट दीजिए। ठीक, अगर 10 मशीनरी की इंश्योरेंस है तो किसके यहाँ कितनी मशीनरी यूज हो रही है। अगर फैक्ट्री बिल्डिंग की और टूल्स की इंश्योरेंस है तो कौन कितना इस्तेमाल कर रहा है, तक आपको पूरी बात समझ आ चुकी है। कुछ लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी होती है, आगे आपके लिए इंश्योरेंस क्लेम भी एक चैप्टर है। लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसीज होती है, इसका भी प्रीमियम आप देते हैं कि अगर हमें प्रॉफिट के लॉस हो तो कुछ कंपनसेट हो सकता है क्या। अगर ऐसी कोई पॉलिसी आपने ले रखी है तो इस पे होने वाला खर्चा कैसे बटे, ये बटेगा आपके प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स के बेसिस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक, यहाँ तक की सारी बात ठीक, कोई डाउट। ओके, अधिकतर जो एलोकेटेड है काफी डिस्कस हो गए, फिर जब क्वेश्चन आएंगे तो उनके साथ में डिस्कस हो जाएंगे हम लोगों के। कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं कि जो एलोकेट नहीं किए जा सकते, वो डायरेक्टली एंटिटी के P&L में ही जाएंगे या उन्हीं के अकाउंट्स में जाएंगे, जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक खर्चा है या एक बर्डन है कंपनी के लिए, तो कंपनी अपनी इनकम बताएगी तो पे करेगी। डिपार्टमेंट्स की अपनी इनकम तो नहीं डिसाइड हो सकती, क्योंकि इनकम के लिए तो आपको पता है कि वो पर्सन कैसा होना चाहिए, ये वो तो वो सारे रूल्स तो डिपार्टमेंट पे लगते नहीं। क्लियर। जनरल मैनेजर्स की सैलरीज, एमडीज की सैलरी एक तो आप डिपार्टमेंट वाइज नहीं बांट सकते। इंटरेस्ट ऑन लोन, कुछ इस तरीके के खर्चे हैं जो डिपार्टमेंट वाइज नहीं। तो आई थिंक काफी डिस्कशन इस पे हो गया है, आप लोग और अच्छे से देख लीजिएगा। कल से फिर हम लोग अकाउंट्स की ओर चल देंगे, हाउ टू मेंटेन दिस अकाउंट, और इस सेशन में इसको काफी नजदीक तक लेके चले जाते हैं, ये जो हमारा इस वीक का सेशन है। तो इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द डिस्कशन ऑफ टुडे, प्लीज रेज इट वेरी क्विकली। तो जल्दी से पूछ लीजिए उसको, कि बहुत कम समय हम लोगों के पास बचा। प्लीज बच्चों, इफ यू हैव एनी क्वेरी। पूछना है बेटा? नो सर। और कोई? एक नो आया है, नो 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 की बाहर होगी। ओके, देन वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू। थैंक थैंक यू यू सर। वेरी मच। कल मिलते हैं और कोशिश करिए कि इसको आप लोग थोड़ा सा देख के आइए, तो हम लोग और स्मूथली और बड़े अच्छे से चल सकते। थैंक ओके यू, सर, थैंक यू सर। हैव अ नाइस हैव अ डे, नाइस डे। वेरी नाइस मीटिंग। थैंक यू बेटा।